हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य का पेपर 2 हिंदी। ठीक है, पेपर 2 का हिंदी में जितना भी नाटक पढ़ना है दोस्तों, सारे नाटक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों ये 6 to 8 वाले का है। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं सिलेबस। देखिए कि आप लोगों का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है नाटक में। ठीक है, कौन कौन सा नाटक पढ़ना है सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए हम चले आते हैं सिलेबस पे। देखिए ये आप लोग का सिलेबस है, आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाटक। नाटक में दोस्तों आप लोग को 3 नाटक पढ़ना है। ठीक है, पहला जो नाटक दोस्तों हुआ है भारत दुर्दशा, जिनका लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा जो आप लोग का नाटक पढ़ना है हुआ दोस्तों ध्रुव स्वामिनी, जिनका लेखक है जयशंकर प्रसाद। और तीसरा जो नाटक पढ़ना है आप लोग हुआ है आधे अधूरे, जिनका लेखक है मोहन राकेश। ये 3 नाटक आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज की सीरीज हम लोग दोस्तों ये तीनों नाटक को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो हम लोग सीधे चलते हैं चैप्टर पे। दोस्तों हम लोग का जो पहला नाटक है दोस्तों वह है भारत दुर्दशा, जिनका लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए हम जल्दी से आज का चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ। आप लोग बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ। तो आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा 1850। ठीक है, 1850 ईस्वी में दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। आप लोग बताना है आप लोग को कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला है भारतेंदु की साहित्यिक भाषा। दोस्तों देखिएगा भारतेंदु की जो साहित्यिक भाषा दोस्तों वह है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है भारतेंदु युग का काल था। दोस्तों देखिएगा भारतेंदु युग का जो काल था दोस्तों वो था 1869 से लेकर 1900 के बीच। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है। कितने नाटकों का उल्लेख है दोस्तों, देखिएगा टोटल 15 नाटक का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक है। कुल कितने अंक है दोस्तों, देखिएगा कुल 6 अंक है। कितना अंक है, कुल 6 अंक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, और आप लोग का पास भी ज़्यादा समय अभी नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे जितना कम समय में कवर कर सकें ये तीनों नाटक को, उतना कम समय में कवर कर दें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है। पात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, देखिएगा टोटल पात्र 19 है। ठीक है, टोटल पात्र 19 है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 8 नंबर भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र दोस्तों, देखिएगा भारत दुर्दशा के जो अमूर्त पात्र दोस्तों वह है भारत, निर्जलता और आशा, ये 3 हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है। निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है, देखिएगा एडिटर है। सो एडिटर है, ये मूर्त पात्र है। अगला है भारत दुर्दशा नाटक के अमूर्त पात्र है। अमूर्त पात्र आपको बताना है, तो वह दोस्तों आलस्य, मदिरा, अंधकार, ये सभी दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अमूर्त पात्र मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला है भारत दुर्दशा में डिसलाइटी पात्र का अर्थ है। डिसलाइटी पात्र का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ होता है देशद्रोही, देशद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दिनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है। बताना है भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दिनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है। दोस्तों
आपसी कलह को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सबसे पहले जेहि इक्सर धन बल दिनों सबसे पहले विद्याफल जिन गही लीनो। यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंग से लिया गया है? किस अंग से लिया गया है? दोस्तों ये पहला अंग से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नाटक भारत दुर्दशा के किस अंग में दोस्तों भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? कौन सा अंक में? दोस्तों वो पहला ही अंक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? देखिए दोस्तों बनारस के विद्वानों ने, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है दोस्तों, देखिएगा भारतेंदु का जो प्रथम नाटक है वह है विद्या सुंदर, ठीक है, विद्या सुंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? देखिएगा रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नाटक भारत दुर्दशा के किस अंग में भारत का प्रवेश होता है? किस अंग में भारत का प्रवेश होता है लोग बताना है। देखिए दोस्तों वह अंक है दूसरा अंक में भारत का प्रवेश होता है। अगला हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने सिर पर अर्ध किरीट हाथ में टेकने की छड़ी शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या है? किसके रूप की व्याख्या है? दोस्तों ये भारत के रूप की व्याख्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? देखो दोस्तों दुर्योधन की याद आती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सूच्यग्रह नेव दासयामी बिना युद्धेन केशव, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? दोस्तों ये कथन दुर्योधन द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अरे पामर डैश तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था। उपयुक्त कथन में रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान पे क्या भराएगा? दोस्तों रिक्त स्थान पे जयचंद भराएगा, ठीक है। अरे पामर जयचंद, ठीक है, यहाँ पर जयचंद भराएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 23 नंबर, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, मात्र राजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ। उपयुक्त वाक्यों में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? उपयुक्त वाक्यों में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? दोस्तों महारानी विक्टोरिया को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? दोस्तों तब व्यक्ति कायर होकर निर्जलता का सहारा लेता है, ठीक है, निर्जलता का, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जब अपनी व्यवस्था में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? दोस्तों उसके प्राण बचाने निर्जरता और आशा यानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन लड़की के वेश में है? निम्न में से कौन लड़की के वेश में है? दोस्तों आशा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? किस अंक में? दोस्तों वो अंक है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नाटक के किस अंग में
भारतेंदु देव का प्रवेश होता है दोस्तों तीसरा अंक में होता है। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग टोटल 28 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। दोस्तों हम लोग का जो दूसरा नाटक है वह है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, जिनका लेखक है जयशंकर प्रसाद। इस नाटक का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न है दोस्तों, सच है वरिता जब भागती है, जब उसके पैरों से राजनीतिक छंद की धूल उड़ती है, कथन किस चरित्र का है। दोस्तों ये कथन मंदाकिनी का है, मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विद्रोही सुख के कारण किसे सफलता नहीं मिलती है, किसे सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों रामगुप्त को नहीं मिलती है, रामगुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ध्रुव स्वामिनी में ये कथन किसका है, पुरुषों ने स्थितियों को पशु संपत्ति समझकर इन पर अत्याचार करने का जो अध्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ये कथन किसका है। दोस्तों ये कथन है ध्रुव स्वामिनी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सकराज रामगुप्त से संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है, संधि के रूप में क्या उपहार मांगता है। दोस्तों वो मांगता है ध्रुव स्वामिनी को, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला है ध्रुव स्वामिनी को खंडगधारिणी किसकी गुप्तचर है, किसकी गुप्तचर है। दोस्तों ये रामगुप्त का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सकराज की संधि को कौन स्वीकार करता है, कौन स्वीकार करता है। दोस्तों रामगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला है यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घोट भर पी लूँ जो रस तू हो लाया, ध्रुव स्वामिनी में यह गीत किसने गाया है, किसने गाया है। दोस्तों कौमा ने गाया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रस्तुत शब्दों में से कौन सा शब्द नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है, नाटक से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो दोस्तों रंगमंच, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला है ध्रुव स्वामिनी किसकी पुत्री थी, ध्रुव स्वामिनी किसकी पुत्री थी। दोस्तों वो थी लिच्छवी राजा की, ऑप्शन क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने गीत हैं, कुल कितने गीत हैं। दोस्तों कुल 2 गीत हैं, ऑप्शन क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं, किसके द्वारा गाए गए हैं। देखो दोस्तों ये गाए गए हैं मंदाकिनी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है, कुग्रह को देख कौन भयाक्रांत होता है। तो है दोस्तों सकराज, ऑप्शन क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सकराज का पुराहित कौन है, सकराज का पुराहित कौन है। दोस्तों वह है मिहिर देश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है किस आचार्य ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है, प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है। तो वह दोस्तों डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों डी नहीं होगा, इसका बी होगा, एक सेकंड, बी होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला है ध्रुव स्वामिनी निम्न में से किस कोटि का नाटक है, किस कोटि का नाटक है। दोस्तों देखिएगा यथार्थवादी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी होगा। अगला है मैं तो दर्य से दबती तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। तो यह कथन कोमा का है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला है
रामचंद्र गुप्त किस तरह का शासक था? दोस्तों, रामचंद्र गुप्त अयोग्य तरह का शासक था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धुन उड़ती है। ये कथन किस पात्र का है? दोस्तों, ये कथन है भद्राकिनी। ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है? कौन सा रस प्रधान है? दोस्तों, वीर रस। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो वह है दोस्तों राजश्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो वह दोस्तों अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं? कुल कितने गीत है? दोस्तों, कुल गीत है 4। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रारंभ होता है ध्रुव स्वामिनी के कथन से, सी होगा। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का अस्थायी भाव है। दोस्तों देखिएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो अस्थायी भाव है वो है उत्साह। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक इनमें से है। इनमें से मतलब कौन है? तो वह है दोस्तों चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कोमा को किस पात्र ने धूमकेतु को दिखाकर भयानक अमंगल की सूचना दी है? भयानक दोस्तों अमंगल की सूचना दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मिहिर देश। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का ए हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 2 नाटक का कवर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरा नाटक पे। दोस्तों तीसरा नाटक है आधे अधूरे, जिसका लेखक है मोहन राकेश। इस चैप्टर का, इस नाटक का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक किसकी रचना है? दोस्तों हम जस्ट बता दिए किसकी रचना है, मोहन राकेश। ठीक है, ऊपर में ही लिख दिए, देखिए मोहन राकेश ऊपर में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है, मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? दोस्तों मूल नाम था मदन गोपाल राकेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ? दोस्तों मोहन राकेश का जन्म 1925 में दोस्तों अमृतसर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मोहन राकेश की मृत्यु कब और कहाँ हुई? दोस्तों मोहन राकेश की मृत्यु 1972 में हुई और कहाँ पर हुई? दोस्तों दिल्ली में हुई। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, नाटक आधे अधूरे का पहला मंथन कहाँ किया गया था? पहला मंथन कहाँ किया गया था? देखें तो दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, नाटक आधे अधूरे के पहले मंथन के निर्देशक कौन थे? निर्देशक कौन थे? दोस्तों ओम शिवपुरी थे। ओम शिवपुरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंक हैं? दोस्तों कुल जो अंक है दोस्तों वह है 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? आधे अधूरे नाटक में मुख्य पात्रों की संख्या कितनी है? एक टोटल 8 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पठ्य हो जाती है? देना है, नाटक आधे अधूरे की शुरुआत किस पात्र के पठ्य हो जाती है? दोस्तों याद रखिएगा, काले सूट वाला आदमी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? काले सूट वाला आदमी क्या पीता है? दोस्तों यह क्या? सिगार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अगला है नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक पात्र का क्या नाम है। पुरुष एक पात्र का क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है महेंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला है महेंद्र नाथ की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? वो नाम है सावित्री। क्या नाम है? सावित्री। अगला है 13 नंबर, महेंद्र के लड़के का नाम था दोस्तों, महेंद्र का लड़के का नाम था अशोक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का सी। 14 नंबर है महेंद्र नाथ की कुल कितने संतान थे दोस्तों? महेंद्र नाथ की कुल 3 संतान थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है नाटक आधे अधूरे में छोटी लड़की का क्या नाम था दोस्तों? छोटी लड़की का नाम था किन्नी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्त्री सावित्री ने किसे अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? किसे दोस्तों अपने लड़के की सिफारिश के लिए घर बुलाया था? तो देखिएगा सिंघानिया को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला है सावित्री के बॉस का नाम क्या था दोस्तों? सावित्री के बॉस का नाम था महेंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर सी। अगला है नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का पहनावा है दोस्तों। पुरुष एक का जो पहनावा है वह है पतलून कमीज। ऑप्शन नंबर बी। अगला है नाटक आधे अधूरे में पुरुष 2 का पहनावा है। पुरुष 2 का पहनावा कैसा है दोस्तों? देखिएगा पुरुष 2 का पहनावा पतलून बंद गले का कोट। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट आंसर होगा। अगला है 20 नंबर, नाटक आधे अधूरे में पुरुष 3 का पहनावा कैसा है? पुरुष 3 का दोस्तों, पुरुष 3 का पहनावा है पतलून टी शर्ट। ये तीनों याद कर लीजिए। ठीक है, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 सब कुछ याद कर लीजिएगा, उसका पहनावा कैसा है। ठीक है, अगला है पुरुष एक यानी महेंद्र नाथ कुर्सी पर बैठकर क्या पढ़ता है दोस्तों? वो कुर्सी पर बैठकर सुबह का अखबार पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है 22 नंबर, पुरुष एक स्त्री से किसके घर जाने की बात कहता है? पुरुष एक स्त्री से किसके घर जाने की बात करता है दोस्तों? सिंघानिया के घर जाने की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है 23 नंबर, आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? प्रथम कितने अंकों में हुआ दोस्तों? देखिएगा प्रथम 3 अंकों में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्त्री नक्रता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ है। महेंद्र से यह बात स्त्री किसके संदर्भ में कह रही है? किसके संदर्भ में कह रही है दोस्तों? सिंघानिया का संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे छुट्टे मांगती है? कितने पैसे छुट्टे मांगती है दोस्तों? 50 पैसे। ऑप्शन नंबर डी। अगला है पुरुष एक ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी दोस्तों? 5 पैसे की। ऑप्शन नंबर ए। अगला है महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी दोस्तों? देखिएगा मनोज के साथ। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 28 नंबर, बच्चे महेंद्र नाथ को क्या कहकर पुकारते हैं? डैडी कहकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 29 नंबर, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है पुरुष एक किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है? किसके दिल्ली ट्रांसफ़र की बात कहता है दोस्तों? जगमोहन की। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आधे अधूरे को 1969 किस तिथि को देशांतर के अभिमंचित किया गया था? अभिमंचित किया गया था दोस्तों, देखिएगा 2 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला है बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है? बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है? तो देखिएगा पति के डर से। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम था दोस्तों? देखिएगा
महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम था अशोक। ठीक है, क्या नाम था? अशोक नाथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से तीनों नाटक दोस्तों हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताए हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, हम आप सबके लिए पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।